नमस्कार, दृश्य एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि एग्ज़ाम के पहले हम आपको अधिनियम से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज कराएंगे, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में जो जस्ट 27 अगस्त को है वहाँ पे आपसे अधिनियम के क्वेश्चन एटलीस्ट गलत ना हो। ठीक, तो उसी कार्यक्रम के तहत हमने करीब 70 के आसपास महत्वपूर्ण अधिनियम के अनुच्छेदों के एमसीक्यूज तैयार किए हैं और ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन यहीं से उठेंगे। तो जुड़े इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम को ज़्यादा इजी बना सके और उसमें सफलता प्राप्त कर सके, खास तौर से कि अधिनियम के क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है। आपको याद होगा जब भी मैंने पढ़ाया मैं कहा जब भी परिभाषा वाला क्वेश्चन आता है और बाई चांस मान लो कि आपको याद नहीं है तो आप देखिए धारा 2 कहाँ पे। देखिए, ऐसा नहीं कि हमेशा धारा 2 में रहता है, किसी कई बार दूसरी धारा में रहता है, हम आगे देखेंगे, पर आपको ये देखना है कि धारा 2 कहाँ है। ज़्यादातर परिभाषाएं धारा 2 में ही रहती हैं। जैसे घरेलू हिंसा रिपोर्ट को कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2E में। ठीक, हमने पढ़ा था घरेलू हिंसा रिपोर्ट को धारा 2E में परिभाषित किया गया है। ठीक, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। जब हमने ये अधिनियम पढ़ा था मैंने आपको विशेष तौर पे बोला था कि आपको ये धारा जरूर याद रखनी है, चाहे आप अधिनियम में सब कुछ भूल जाएं। ठीक, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा है। तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम में 2005 में धारा जो घरेलू हिंसा है इसको धारा 3 में परिभाषित किया गया है। ठीक, तो इसका आंसर हो गया धारा 3। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है। आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कहाँ बताई गई है? धारा 8 में बताई गई है। धारा 9 में इसके कर्तव्य हैं। धारा 10 में क्या है? सेवा प्रदाता के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। चलिए आगे, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम में सरकार के कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था सरकार का कर्तव्य है जागरूकता फैलाना है, ठीक, लोगों तक जानकारियों को पहुंचाना है, ऐसे प्रावधान करना है कि घरेलू हिंसा ना हो। ये सारे उल्लेख किए गए हैं धारा 11 में। धारा 12 में क्या किया गया? धारा 12 में किया गया है कि आप दंडाधिकारी के पास सीधे कंप्लेन कर सकते हो धारा 12 के तहत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम में धारा 18 संबंधित है। याद कीजिएगा धारा 18, 19, 20, 21 और 22 5 आदेश हमने पढ़े थे। ठीक, लाइन से संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनीय आदेश, अभिरक्षा आदेश, है ना, आपके एक पक्षी आदेश, ऐसे करके 5-6 लगातार आदेश पढ़े थे। ये सारे आदेश इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बताया था। तो धारा 18 में क्या है? धारा 18 में संरक्षण आदेश है। संरक्षण आदेश में क्या होता है? संरक्षण आदेश में जो दंडाधिकारी रहता है वो क्या बोलता है? तुरंत के तुरंत घरेलू हिंसा को रोकने का आदेश देता है कि घरेलू हिंसा को क्या किया जाए? तुरंत रोका जाए। ठीक, और इसके तहत जो प्रत्यार्थी रहता है, मतलब जो पुरुष रहता है जो घरेलू हिंसा कर रहा है, उसको महिला के कार्य क्षेत्र में जाने से रोक सकता है, बच्चों से मिलने से रोक सकता है, या महिला के किसी परिचित व्यक्ति को अगर वो तंग करता है तो उसको करने से रोक सकता है। अब आगे देखते हैं। अगला है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? ठीक, बताइए। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मैंने आपको बताया था मात्र एक परिभाषा दी गई है, वो है दहेज की। तो कहाँ पे होगा? सीधी सी बात है, वो परिभाषा होगी धारा 2 में। ठीक, कहाँ पे है? धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम में। ठीक, दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज लेने व देने के लिए, ठीक, दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक, कहाँ प्रावधान किया गया? देखिए, मैं दहेज प्रतिषेध अधिनियम बताया था, तो आपको चीज़ और बताया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोई गिरफ्तारी होती है तो इसमें किसी भी प्रावधान में महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में हम महिला पे जुर्माना तो लगा सकते हैं, पुरुष पे हम जुर्माना भी लगा सकते हैं और गिरफ्तारी भी कर सकते हैं। कितना 1000 जुर्माना है पुरुष पे? 15,000 का जुर्माना, 1 वर्ष तक की सजा है। लेकिन महिला पे हम जुर्माना तो लगा सकते हैं पर सजा नहीं दे सकते।
तो किस धारा के तहत ये लेने व देने पे दंड का प्रावधान है? धारा 2 के तहत। ठीक, धारा 2 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम में धारा 2 में नहीं, सॉरी, लेने देने में दंड का प्रावधान है धारा 3 में। धारा 2 में तो दहेज को परिभाषित किया गया है, तो धारा 3 में दहेज लेने व देने दोनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक, इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, देखिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ही अपराधों का संज्ञान लेने की सख्ती दी गई है। उसमें बताया गया है कि इस जज से नीचे का कोई और मजिस्ट्रेट अपराधों का संज्ञान नहीं लेगा। ठीक, तो क्या सिविल न्यायालय लेता है, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट लेता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या महानगर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के नीचे का कोई व्यक्ति नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? महानगर और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के नीचे के का कोई व्यक्ति नहीं, मतलब कम से कम इस लेवल का मजिस्ट्रेट होना चाहिए, वही दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराधों की क्या करेगा? सुनवाई करेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, शक्ति व कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ठीक, मैंने आपको बताया था दहेज प्रतिषेध अधिकारी एक महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। ठीक, तो इसको हमको ध्यान रखना है। तो 8 का, 8 खा, 8 गा और 8 घा कहाँ पे है? यह है आपका दहेज प्रतिषेध अधिकारी में की नियुक्ति और शक्ति दिया गया है आपका धारा 8 खा में। ठीक, धारा 8 खा में आपकी इसकी नियुक्ति और शक्ति का उल्लेख किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2000 नियम, सॉरी, आपको जब पेपर दें तो इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि नियम पूछ रहा है कि अधिनियम। मैंने आपको अधिनियम और नियम दोनों बताए हैं, ध्यान रखिएगा। नियम पूछ रहा है कि अधिनियम। दहेज प्रतिषेध नियम 2004 कब लागू हुआ? तो इसकी डेट है 24 मार्च 2004 को दहेज प्रतिषेध नियम लागू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। दहेज प्रतिषेध नियम 2004 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्य बताए गए हैं। अभी हमने ऊपर देखा कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किसके तहत होती है? 8 खा के तहत। लेकिन दहेज प्रतिषेध नियम में, ठीक, 2004 में दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्य बताए गए। देखिए नियम कौन बनाता है? नियम मैंने बताया था कि नियम बताई थी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था। दहेज प्रतिषेध अधिकारी को तो सेंट्रल ने डिसाइड कर दिया था कि ऐसा व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिकारी होगा, लेकिन इसके लिए नियम कि क्या कार्य करेगा, कैसे करेगा, ये नियम किसने बनाए? स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए। और उसका उल्लेख कहाँ है? दहेज प्रतिषेध नियम में है। दहेज प्रतिषेध नियम की जो धारा आपकी 5 है, इसमें आपके दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्य बताए गए हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि दहेज प्रतिषेध अधिकारी के कार्य कहाँ बताए गए हैं? धारा 5 में बताए गए हैं। दहेज प्रतिषेध नियम में शिकायत की प्रक्रिया का उल्लेख है। शिकायत की प्रक्रिया मैंने आपको बताया था कितनी कॉपी में शिकायत जमी होगी, कहाँ कहाँ जमा होगी, ये हमने पढ़ा था। इसका उल्लेख कहाँ पे है? नियम की धारा 4 में इसका उल्लेख है शिकायत की प्रक्रिया का। तो इस धारा को आपको याद रखना है कि शिकायत की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पे है? धारा 4 में। ठीक, आगे चलते हैं। दहेज प्रतिषेध नियम 2004 में धारा 9 में संस्थाओं को मान्यता दी जाती है। मतलब कितने वर्ष के लिए मान्यता दी जाती है दहेज प्रतिषेध नियम के तहत जो संस्थाएं रजिस्टर्ड होना चाहती है कल्याण कार्य के लिए? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष हमने पढ़ा था। ये संस्थाओं की जो रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी रहती 5 वर्ष की रहती है। और रजिस्ट्रेशन का आवेदन करने से पूर्व ये संस्था 3 वर्ष पूर्व रजिस्टर होना चाहिए। हमने 3 वर्ष कब पढ़ा था? कि इस संस्था का जो पंजीकरण होता है वह 3 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। 3 वर्ष के एक्सपीरियंस के साथ ही यह संस्था दहेज प्रतिषेध नियम के तहत कल्याण संस्था के रूप में क्या की जाएगी? पंजीकृत की जाएगी। और राज्य सरकार इसको जांच के बाद 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करेगा। अगर इनका कार्य ठीक रहता है तो 5 वर्ष बाद यह रिन्यू करने के लिए भी आवेदन कर सकती हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग का गठन किया गया था 24 मार्च 2001 को। ठीक,
राज्य महिला आयोग के गठन का प्रावधान है। ये छत्तीसगढ़ राज्य में महिला आयोग का जो गठन होता है, यह जो राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 है, उसके किस धारा के तहत होता है? तो आपको ध्यान रखना है, धारा 3 के तहत राज्य महिला आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि राज्य महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति दी जाती है। ठीक, मतलब उसको शक्ति दी गई है कि वो सिविल न्यायालय के को जो शक्ति रहती है सम्मन करने का, साक्ष्य लेने का, अभिलेखों का जांच करने का, या है ना, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। तो राज्य महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति दी गई है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है? लेकिन आपको बताया था राज्य महिला आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति दी जाती है। यह शक्ति इसको दी गई है धारा 10(3) के तहत। ठीक, धारा 10(3) में राज्य महिला आयोग को यह बताया गया है कि वो सिविल न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कर सकती है। ठीक, तो आपको यह धारा याद रखनी है। ठीक, धारा 10(3). राज्य महिला आयोग की संरचना के बारे में सत्य है। देखिए, राज्य महिला आयोग की संरचना हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं? राज्य महिला आयोग में होते हैं 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है कि राज्य महिला आयोग में कितने अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं। संरचना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, आगे देखिए, किशोर न्याय अधिनियम 2000, ये साय नहीं है, ये जो लिखा है ये न्याय है, इसको न्याय कर लीजिएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में उस अपराध को जघन्य अपराध कहा गया है जिसके लिए न्यूनतम सजा है। हमने जब किशोर न्याय अधिनियम पढ़ा था तो हमने देखा था कि कुछ सजाओं को जघन्य अपराध में रखा गया है, कुछ को घोर अपराध में रखा गया है। तो जघन्य अपराध के लिए क्या क्राइटेरिया था? सजा 7 वर्ष की या उससे अधिक होनी चाहिए। तो ऐसे अपराध, मतलब जिस अपराधों के लिए आईपीसी में सजा कितनी डिसाइड की गई है, 7 वर्ष की या इससे अधिक की गई है, उसको किस में रखा गया है? जघन्य अपराधों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, फिर आगे अगला देखते हैं। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। यह है किशोर न्याय अधिनियम, यहाँ पे न्याय लिखा है, इसको सुधार लीजिएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 3 में कितने सिद्धांतों का उल्लेख है? मैंने आपको बताया था जब किशोर न्याय अधिनियम पढ़ा रहा था कि किशोर न्याय में जो न्याय किया जाता है बालकों के अधिकारों को लेके, है ना, तो उसके लिए कुछ सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। ऐसे कितने सिद्धांत थे? मैंने आपको सारे सिद्धांत भी बताए थे, उनकी संख्या भी बताई थी। तो वहाँ पे सिद्धांतों की संख्या है 16। ऐसे 16 सिद्धांत हैं जिसके आधार पे किशोर न्याय अधिनियम में जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उन्हीं आधार पे बनाए गए हैं। ठीक, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में किशोर, ये साइक बोर्ड नहीं है, यहाँ पे न्याय है, ये मिसप्रिंट हो गया है, न्याय और किशोर न्यायिक बोर्ड का उल्लेख है। ठीक, किशोर न्याय अधिनियम की किस धारा में किशोर न्यायिक बोर्ड का उल्लेख है? तो किशोर न्यायिक बोर्ड का उल्लेख किस धारा में? धारा 4 में। धारा 4 में किशोर न्यायिक बोर्ड का उल्लेख किया गया है, उसके गठन का उल्लेख है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, इसको भी सुधार लीजिएगा, यहाँ जहाँ जहाँ न्याय था ना वो मिसप्रिंट हो गया है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 10 के अनुसार विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को गिरफ्तार कर रख सकते हैं। मैंने आपको बताया था जब किशोर न्याय अधिनियम के तहत किसी बालक को गिरफ्तार किया जाता है, ठीक, तो उसे हवालात या जेल में नहीं रखा जाता है। एक विशेष किशोर पुलिस एकक का निर्माण किया जाता है और हर थाने में रहता है और उसी किशोर पुलिस एकक में इन्हें रखा जाता है। ठीक, हवालात या जेल में नहीं डाला जाता, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम में बाल कल्याण समिति का उल्लेख है। ये न्याय है, मैंने आपको बताया है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, किशोर न्याय अधिनियम में बाल कल्याण समिति का उल्लेख है, किस धारा में है और किस अध्याय में है? अध्याय 5 की धारा 27 में, अध्याय 4 की धारा 27 में, अध्याय 5 की धारा 28 में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उल्लेख है अध्याय 5 की धारा 27 में। ठीक, किशोर न्याय अधिनियम संशोधन 2021 में
धारा 56 में न्यायालय को निम्न से प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए हमारे पास किशोर न्याय अधिनियम था, उसका संशोधन दोनों पढ़ना था। तो किशोर न्याय अधिनियम है ये, है ना। न्याय अधिनियम में 2021 में धारा 56 में न्यायालय को जिला मजिस्ट्रेट से प्रतिस्थापित किया गया है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर किशोर न्याय अधिनियम में निःशक्त बालकों पर अपराध के लिए दंड का प्रावधान निम्न धारा में। हमने देखा है किशोर न्याय बाल अधिनियम में बालकों पर जो अपराध करता है, ये न्याय है ना, बालकों पर जो अपराध करता है ना, उसके लिए दंड का प्रावधान किया। मतलब कोई बालकों को भीख मंगाता है या बालकों को क्रय विक्रय करता है, ठीक, बालकों के साथ क्रूरता करता है। हमने सारी धाराएं पढ़ी थी लाइन से, ठीक, कि किसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें हमने एक धारा पढ़ी थी जहाँ पे निःशक्त बालकों पे अपराध के लिए दंड था। जो क्या बोला गया था, जो यह बोला गया था कि जो भी उस अपराध के लिए सामान्य बालके के लिए, जो बालकों के लिए जो भी दंड है उसका क्या होगा, उसका दुगुना होगा। ये किस धारा में कहा गया था, ये धारा 85 में कहा गया था, इसको याद रखिएगा। किशोर न्याय अधिनियम में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे किया गया है? किशोर न्याय अधिनियम में बाल कल्याण पुलिस अधिकारी का उल्लेख धारा 107 में किया गया है। किशोर न्याय नियम 2000, देखिए अधिनियम भी था, नियम भी था, ठीक। तो किशोर न्याय नियम 2016 की किस धारा में सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट को परिभाषित किया गया है? हमने एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट देखी थी। जब किसी किशोर को पकड़ा जाता है किसी अपराध के लिए, तो एक सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट बनाई जाती है ताकि उसके आसपास के माहौल, उसकी परिस्थितियों को समझा जा सके, ठीक। तो इसको कहाँ किया गया था? इसको किया गया था धारा 2 कहाँ परिभाषित किया गया? धारा 217 में, ठीक। आगे है किशोर न्याय नियम 2016 के किस अध्याय में बाल कल्याण समिति का उल्लेख है? ये न्याय है। किशोर न्याय नियम 2016 के किस अध्याय में बाल कल्याण समिति का उल्लेख है? बताइए किस अध्याय में है? किशोर न्याय नियम के किस अध्याय में बाल कल्याण समिति का उल्लेख है? हमने पढ़ा था अध्याय 4 में बाल कल्याण समिति का उल्लेख है। किशोर न्याय नियम के किस प्रावधान के तहत किशोर न्याय बोर्ड का गठन सरकार करती है? किशोर न्याय बोर्ड का गठन किस में है? हमने याद कीजिए, ध्यान पढ़ा था धारा 3 में है, ठीक। किसमें है? धारा 3 में है। किशोर न्याय बाल कल्याण समिति किशोर 4 में है, ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन कहाँ पे किया गया है? धारा 3 के तहत किया गया है। हमने देखा था बोर्ड अपने कार्य के लिए बैठकों का आयोजन करता है और बोर्ड के जो सदस्य रहते हैं उनको भत्ता दिया जाता है। तो किशोर न्याय के जो बोर्ड रहती है उसमें बैठकों के प्रतिदिन भत्ता कितना दिया जाता है? बैठकों के लिए प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है इनको 1500 रुपये का, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, प्रतिदिन भत्ता कितना दिया जाता है? 1500 रुपये का। किशोर न्याय नियम 2016 के किस धारा में आहार मानकों को उल्लेख है? जब हम किशोर न्याय नियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक धारा में आहार मानक बताए थे, मतलब किस बच्चे को कितना अनाज देना चाहिए, कितने कैलोरी का अनाज देना चाहिए, ठीक। तो ये है आपका धारा 33 में, ठीक। किसमें है? धारा 33 में। किशोर न्याय नियम की किस धारा में बाल समिति का उल्लेख है? ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए कहाँ पे है बाल समिति का उल्लेख? बाल समिति का उल्लेख है आपका धारा 40 में, ठीक। किशोर न्याय नियम पढ़ रहे थे, हमने देखा था वहाँ बाल समिति है, बहुत सारे ग्रहों का उल्लेख है, उसमें एक बाल समिति का भी उल्लेख था। कहाँ पे था वो उल्लेख? धारा 40 के में था। किशोर न्याय नियम की धारा 69 खा में बाल देखरेख संस्था में आवास के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो आवास के कितने प्रकार बताए गए हैं? हमने पढ़ा था 3। कितने प्रकार हैं आवास के? 3 प्रकार के आवास बताए गए हैं किशोर न्याय नियम की धारा 69 खा में, ठीक। चलिए आगे बढ़े।
किशोर न्याय निधि का उल्लेख किशोर न्याय नियम की किस धारा में किया गया है? किशोर न्याय निधि क्या होती है? मैंने बताया था सरकार फंड देती है, इस फंड को एक निधि में रखा जाता है और इसी निधि से इनके किशोरों से संबंधित जो भी कार्यक्रम करना है वह कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस निधि का उल्लेख किस में है? इस निधि का उल्लेख है धारा 84 में। इसको ध्यान रखिएगा, सिंगल लाइन क्वेश्चन है ना। किशोर न्याय नियम की किस धारा में चयन समिति का उल्लेख है? चयन समिति मैंने बताया था किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के गठन के लिए सीधे नहीं किया जाता, एक चयन समिति बनती है, उसी चयन समिति पे के द्वारा इनके सदस्यों अध्यक्षों को चुना जाता है। यह चयन समिति बनती है धारा 87 के तहत। ठीक, कार्यस्थल पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले अधिनियम से है। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया गया है। बताइए कहाँ परिभाषित किया गया है? 2 में। अगला है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नियम में शिकायत समिति को परिभाषित किया गया है। कहाँ परिभाषित किया गया है शिकायत समिति को? 2 में शिकायत समिति का उल्लेख है। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है जब हम पढ़ रहे थे तो। ठीक, अभी तो अब डिटेल में आपको पढ़ने का समय नहीं है, आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़िए। ठीक, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें से आपसे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नियम में शिकायत समिति की जांच प्रक्रिया किस धारा में बताई गई है? ठीक, शिकायत समिति कैसे जांच करेगी, क्या प्रावधान है उसका, उसको धारा 7 में बताया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में परिवाद समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कहाँ किया गया है? यह प्रावधान किया गया है धारा 6 के तहत। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जब हम डिटेल में इस अधिनियम को पढ़ रहे थे। ठीक, आप अभी तो पेपर देना है आपको, तो इसलिए आप वहाँ पे मत जाइएगा डिटेल में खोजने के लिए। इसको सीधे सीधे सिंपल याद कर लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए फटाफट। ठीक, और अगर आपको बाद में जानकारी के लिए पढ़ना है तो आप फिर जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में जांच की रिपोर्ट का प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो बताइए किस धारा में किया गया है? जांच की रिपोर्ट का प्रावधान किया गया है धारा 13 में, कि जांच की रिपोर्ट कैसे बनेगी और किसको किसको दी जाएगी। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम व नियम की किस धारा में अपील का प्रावधान है? देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को 2 जगह से पूछा है ना। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में वह धारा कौन सी है और नियम में वह धारा कौन सी है? दोनों धारा एक है, अपील। तो ध्यान रखिएगा, धारा 18 अधिनियम में वह धारा 18 है और नियम में धारा 11 है, जिसमें अपील का प्रावधान किया गया है। अगर कोई संतुष्ट नहीं होता है पहली सुनवाई से तो अपील कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिलाओं उत्पीड़न अधिनियम की किस धारा में नियोजक के कर्तव्य बताए गए हैं? नियोजक जो नियुक्ति करता है उसके कुछ कर्तव्य डिसाइड किए गए इस अधिनियम में, कि वो माहौल ऐसा बना के रहे कि ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हो। ये सारे कर्तव्य बताए गए हैं धारा 19 में। ठीक, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में बालक को परिभाषित किया गया? जब हम ये बालक पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया था, बालक को ध्यान से रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसको दिया गया है 2 में। ठीक, बाल श्रम अधिनियम की किस धारा में तकनीकी सलाहकार समिति के गठन का उल्लेख है? बाल श्रम अधिनियम की किस धारा में तकनीकी सलाहकार समिति का उल्लेख है? बताइए। यह है आपका धारा 5 में तकनीकी सलाहकार समिति के गठन का उल्लेख है। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के तहत उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? हमने पढ़ा था धारा, किस धारा के तहत बालकों के नियोजन का कुछ उपजीविकाओं और प्रक्रियाओं में क्या किया गया? निषेध किया गया है। ये कौन सी धारा है? यह धारा है धारा 3। ठीक, बालक श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? मैंने आपको बताया था, इसमें 1 अध्यक्ष होते हैं और 10 से अनधिक सदस्य हो सकते हैं। यह अधिक गलत लिखा है, यह है अनधिक, मतलब अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। 10 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1 अध्यक्ष हुआ, 10 से अनधिक सदस्य। बाल श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है? बताइए।
बाल श्रम अधिनियम की किस धारा के तहत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है? हम लोग पढ़े थे धारा 17। धारा 17 के तहत निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल श्रम अधिनियम की किस धारा में दंड का प्रावधान है? बताइए किस में है? धारा 14 में दंड का प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक को परिभाषित किया गया है। वहाँ पे इसके पहले जब बाल श्रम पढ़े थे तो बाल श्रम में दो में है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे 2 का या 2 एक बोल सकते हो आप, 2 का में है, ठीक। तो इस धारा को आपको ध्यान रखना है। बाल विवाह का शून्यकरण विकल्प कर किस धारा में बताया गया? मैंने आपको पढ़ाया था बाल विवाह, तो आपको बताया था कि किसी बच्चों का विवाह किया जाता है और बच्चा वयस्क हो जाता है या 2 साल बाद बच्चों को ऐसा लगता है कि ये विवाह गलत किया गया है, तो वह अपने विकल्प पे क्या केस डाल सकता है और उस केस के आधार पे विवाह को शून्य किया जा सकता है। ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है धारा 3 के तहत, इसका उल्लेख है धारा 3 में। विकल्प पे शून्यकरण का उल्लेख किया गया है धारा 3 में। अगला है, बाल विवाह अधिनियम की धारा 9 में संशोधन के बाद बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए कितने दंड का प्रावधान है? यह पूछा गया संशोधन के बाद। संशोधन के पहले यह प्रावधान कम था, इसको संशोधन के बाद कितना बढ़ाया गया था? 5 वर्ष किया गया था। हमने इस चीज को पढ़ा था, तो ध्यान रखना है 5 वर्ष का दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह अधिनियम संशोधन के अनुसार बाल विवाह अनुष्ठान करने वाले के लिए दंड का प्रावधान तो कितना है? 5 वर्ष का कारावास है और 10 लाख रुपए जुर्माना है जो इस अनुष्ठान को कर रहा है उसके लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि बाल विवाह अधिनियम में अवयस्क बालक के विवाह को शून्य करने का प्रावधान किस धारा में? जब हमने बाल विवाह अधिनियम पढ़ा था तो मैंने बताया था कि अगर अवयस्क बालक का विवाह कर दिया जाता है जब उसका संरक्षक उसके पास में ना हो, मतलब उसके संरक्षक की दूर हो, उसके साथ में ना हो, तो धारा 12 के तहत कुछ कंडीशन में यह विवाह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिसमें बालक को बहला फुसला के धमकी दे के यह विवाह किया जाता है। तो उसमें विवाह क्या मान लिया जाता है? स्वतः शून्य मान लिया जाता है। बाल विवाह अधिनियम में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का उल्लेख है। बताइए, बाल विवाह अधिनियम बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का उल्लेख कहाँ पे है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी का उल्लेख है धारा 16 में। छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम 2007 कब से लागू किया गया? ठीक, तो इसके लिए मैंने डेट बताई थी, जब से इसका प्रकाशन किया गया था उसी दिन से इसको लागू किया गया था। वो डेट थी 9 जनवरी 2008। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ बाल विवाह प्रतिषेध नियम में शिकायत की प्रक्रिया का उल्लेख किस धारा में है? मैंने आपको बताया था कि बाल विवाह जो प्रतिषेध नियम है हर जगह शिकायत की प्रक्रिया है, ठीक, और इसमें इस प्रक्रिया का उल्लेख है धारा 4 में। कौन कौन शिकायत कर सकता है? बालक कर सकता है, उसके संरक्षक कर सकते हैं, ठीक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कर सकता है। ये सब हमने पढ़ा था धारा 4 के अंतर्गत, ठीक। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया है? मैंने बताया था जब इसका प्रकाशन हुआ था तभी से लागू किया गया था, और यह लागू किया गया था 30 सितंबर 2005 से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 में टोनही को किस धारा में परिभाषित किया गया है? टोनही को परिभाषित किया गया है धारा 2(1) में। ये चीजें हमने देखी थी। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत अपराध को संज्ञेय और गैर जमानती बनाया गया है? मैंने आपको बताया था कि टोनही प्रताड़ना अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती थे, ठीक। संज्ञेय का मतलब क्या होता है कि पुलिस स्वतः संज्ञान ले सकती बिना किसी की शिकायत पे, और गैर जमानती का अर्थ होता है कि इस पे जमानत नहीं दी जाएगी। तो गैर जमानती और संज्ञेय किसके तहत बनाया गया है? बताइए। ये बताया गया है धारा 10 के तहत। फिर है, बाल विवाह
प्रतिषेध अधिनियम में बालक को परिभाषित किया गया है? कहाँ परिभाषित किया गया है? धारा 2 का में। पहले भी हमने देखा था, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 में ओझा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ठीक। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 में ओझा को किस धारा में परिभाषित किया गया है? ओझा को परिभाषित किया गया है धारा 2(3) में। ठीक। 2 की मतलब तीसरे नंबर की उपधारा है धारा 2 के अंतर्गत। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं? ठीक। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के 2005 है जो, इसमें कुल कितनी धाराएं? हमने पढ़ा था कितनी धाराएं इसमें? 37 धाराएं हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान है? बताइए कहाँ पे प्रावधान है? धारा 3 में संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना है? देखिए मैंने बताया था इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 65 वर्ष और या तो अधिकतम 65 वर्ष या 3 वर्ष। कैसे होता है? मतलब उसकी उम्र 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और अधिकतम वह 3 वर्ष के लिए इस पद पे हो सकता है। वहीं सदस्य के लिए कितना था? 60 वर्ष और 3 वर्ष। तो ध्यान रखना, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है? बताइए, बाल अधिकार संरक्षण कृत्य का उल्लेख किस धारा में किया गया है? धारा 13 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य का उल्लेख किया गया है कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कृत्य क्या क्या होंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति दी गई है, किस धारा के तहत दी गई है? मैंने आपको बताया था कि बाल संरक्षण आयोग को भी सिविल न्यायालय की शक्ति दी गई है और यह दी गई है आपको धारा 14 के तहत। ठीक। आयोग को सिविल न्यायालय की शक्ति किसके तहत दी गई है? धारा 14 के तहत दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग के किस अध्याय व धारा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन का प्रावधान है? यह है आपका अध्याय 4 की धारा 17 में। हमने पढ़ा है इसको बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की किस धारा के तहत बालक न्यायालय का गठन किया गया है? बालक न्यायालय का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी मत भूलिएगा। इसका गठन किया गया है धारा 25 के तहत। ठीक। बालक न्यायालय कहाँ बना है? धारा 25 के तहत बनाया गया है बालक न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में बालक को परिभाषित किया गया है धारा 2 का में। ठीक। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत नियम बनाने की शक्ति राज्य को दी गई है? धारा 36 के तहत नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? राज्य को दी गई है। ठीक। इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सुमेलित करें। ठीक। संप्रेक्षण गृह को किस में परिभाषित किया गया है? मतलब संप्रेक्षण गृह का उल्लेख है किस धारा में? धारा 47 में, ये सही है। विशेष गृह का उल्लेख है धारा 48 में, यह भी सही है। सुरक्षित स्थान का उल्लेख है धारा 49 में, यह भी सही है। बाल गृह को धारा 50 में किया गया है, मतलब ये भी सही है। अगर सुमेलित करने को बोला, इसका ABCD आंसर आया तो इसका ऑप्शन होगा A का 1, B का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। ये ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक। तो इतने कम से कम क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक। इसमें उन सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके यह बनाया गया है पेपर। ठीक। इस MCQ को ऐसा बनाया गया है कि लगभग सारे इम्पोर्टेंट धाराओं को इसमें समाहित कर लिया जाए। चलिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर हमारे वीडियो, हमारे लेक्चर आपको पसंद आए हों और पसंद आ रहे हों तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।